हाय एवरीवन, आपका मेरे इस चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री का हाफ ईयर का पेपर डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ओस्मोसिस। ठीक है, एग्जाम्पल ओस्मोसिस का कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, रो मैंगोज श्रिवल व्हेन पिकल्ड इन ब्राइन। ओके, सी ऑप्शन है हमारा, ब्लड सेल कोलैप्स व्हेन सस्पेंडेड इन सेलाइन। बी ऑप्शन है हमारा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन लंग्स। डी ऑप्शन है, विल्टेड फ्लावर रिवाइव व्हेन प्लेस इन फ्रेश वाटर। ओके, डिटेल में देख लेते हैं एक मिनट। यहाँ पे जो ऑप्शन ए है, रो मैंगोज, श्रीवल का मतलब है सूख जाना, और पिकल का मतलब है नमकीन, और ब्राइन का मतलब है सोल्टी वाटर। ठीक है, ओके, सोल्ट सॉल्यूशन। तो जैसे ही हम कच्चे मैंगो को इस ब्राइन वाले सॉल्यूशन में डालते हैं तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाता है, सूख जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये हमारा ओस्मोसिस का प्रोसेस है। और ओस्मोसिस में होता क्या है कि एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल होता है, यानी जो सोलवेंट होता है वो मूव करते हैं। हमारी जहाँ पे सोलवेंट की अमाउंट ज़्यादा होगी और जहाँ पे सोलवेंट की अमाउंट कम होगी तो हाई अमाउंट से सोलवेंट मूव करेगा लो अमाउंट की तरफ थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इस प्रोसेस ओस्मोसिस में क्या होता है कि जो सारा का वाटर है, हमारे जो कच्चा मैंगो है उसका जो वाटर है वो सारा का सारा हमारा किस में चला जाता है, उस सोल्ट सॉल्यूशन में चला जाता है। और उसके बाद क्या होता है, हमारा जो कच्चा मैंगो है वो हमारा श्रिवल हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ओस्मोसिस प्रोसेस कहेंगे। राइट, ओके। अब यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन में क्या है, ब्लड सेल है वो कोलैप्स हो जाती है। कोलैप्स का मतलब भाई श्रिंक हो जाना, जैसे ही उसे सस्पेंड करते हैं सलाइन यानी सोल्ट वाटर में। ये प्रोसेस भी हमारा क्या है, ओस्मोसिस प्रोसेस है। ठीक है, ओके। इसमें जो सलाइन सॉल्यूशन है वो हाइपरटोनिक है, मतलब हाई सोल्यूट की कंसंट्रेशन है ब्लड सेल के मुकाबले। अब हाई कंसंट्रेशन सोल्यूट की है तो इसका मतलब ब्लड सेल में क्या है, सोलवेंट की अमाउंट ज़्यादा है। तो वहाँ से सारा का सारा ब्लड सेल से वाटर मूव आउट कर जाता है किसकी तरफ, उस सेलाइन की तरफ, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, हमारी ब्लड सेल होती है वो कोलैप्स हो जाती है, या फिर आप बोल सकते हो श्रिवल हो जाती हैं। ठीक है, तो ये सी वाला भी हमारा ओस्मोसिस हो गया। ओके, अब हमारे डी की बात कर लेते हैं। जो विल्टेड फ्लावर है, विल्टेड फ्लावर का मतलब है कि जो मुरझाया होता है, ठीक है, वो फ्लावर रिवाइव हो जाता है। रिवाइव का मतलब वो फिर से जाग उठता है। कब? जब हम उसे प्लेस करते हैं, व्हेन प्लेस इन फ्रेश वाटर। अब जैसे ही इसे फ्रेश वाटर में हम उसे प्लेस करेंगे तब होगा क्या, वो सेल के थ्रू हमारा जो फ्लावर है उस वो जो फ्रेश वाटर है वहाँ से वाटर की ज़्यादा अमाउंट होने की वजह से वो सोलवेंट वाटर वाला मूव करेगा हमारे उस फ्लावर की तरफ। तो जैसे ही फ्लावर की तरफ मूव करेगा तो वो सेल से होता हुआ उसके अंदर एंटर कर जाएगा और अमाउंट क्या हो जाएगी, सोलवेंट की ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा फ्लावर क्या हो जाएगा, रिवाइव हो जाएगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो डी वाला प्रोसेस भी हमारा क्या हो गया, ओस्मोसिस प्रोसेस हो गया। ठीक है, ओके। अब बात कर लेते हैं बी वाली प्रोसेस की। बी वाले प्रोसेस में क्या बोल रहा है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन लंग्स। जो हमारी गैसेज होती है वो हमारी ओस्मोसिस प्रोसेस नहीं दिखाती। ओस्मोसिस प्रोसेस के लिए क्या होना चाहिए कि सोलवेंट की मूवमेंट होनी चाहिए, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, या फिर आप बोल सकते हो कि हाई अमाउंट ऑफ सोल्यूट टू लो अमाउंट ऑफ हाई अमाउंट ऑफ सोलवेंट टू लो अमाउंट ऑफ सोलवेंट थ्रू दी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, बट यहाँ पे गैसेज है तो यहाँ पे डिफ्यूजन होता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, ये डिफ्यूजन वाला केस होता है और ये केस होता है हमारा गैसेस के केस में। तो इसका मतलब जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा बी हो जाएगा। यही ओस्मोसिस का प्रोसेस नहीं है, बाकी सारे ओस्मोसिस के प्रोसेस थे, यही हमारा डिफ्यूजन वाला प्रोसेस हो गया। ओके, अब हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि ए सॉल्यूशन शोविंग ए लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ठीक है, ओके। ऑप्शन नंबर ए, delta H mixing is positive. B, lower boiling point than both the components, and delta H mixing is negative. C option, higher boiling point than both the components. D, delta H mixing is negative. ओके, तो अब देख लेते हैं कि आइडियल बिहेवियर क्या होता है। आइडियल बिहेवियर जो रूल्स लो को फॉलो करे, ठीक है, और जैसे ही रूल्स लो को अगर फॉलो ना करे, उससे कोई चीज़ डेविएट होने लगे तो वहाँ पे समझ जाना कि वो नॉन आइडियल का केस है। तो वहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव केस बनते हैं। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव केस बनेंगे। ठीक है, जब ये पॉजिटिव नेगेटिव केस बनेंगे, अगर इसमें बात की गई है कि ये बता रहा है कि एक सॉल्यूशन है वो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है आइडियल बिहेवियर से, तो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, हाइयर वेपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है। अब हाइयर वेपर प्रेशर तब क्रिएट होता है जब उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो। क्या, हाइयर वेपर प्रेशर बढ़ रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे क्या है, लो बॉइलिंग पॉइंट है।
अब लो बॉइलिंग पॉइंट क्यों है? क्योंकि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है सोल्यूट और सोलवेंट के बीच में वो वीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्स है जो वो हमारा वीक है, किसके बीच में? सोल्यूट और सोलवेंट के बीच में, सोलवेंट के बीच में, बजाय किसके? हमारी जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है प्योर कंपोनेंट के, ठीक है, जो हमारे स्टार्टिंग में प्योर कंपोनेंट थे उसके मुकाबले जो बाद में सोल्यूट और सोलवेंट जो मिक्स कर देंगे उसकी जो हमारी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो वीक होगी, और वीक होने की वजह से वो क्या करेंगे? अपनी उस लिक्विड स्टेट को छोड़ के वेपर वाली स्टेट में चले जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब वहाँ पे वेपर्स ज़्यादा बनेंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब ये बात तो हमें पता चल गई कि बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए और वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा पॉजिटिव डेविएशन के केस में। साथ के साथ जब हम प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग वाला ये जो कंपोनेंट्स हम मिक्स करते हैं तो इस प्रोसेस के ऊपर एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा होता है। इसका मतलब है कि हीट एब्जॉर्ब होती है, तो हीट एब्जॉर्ब होगी तो जो डेल्टा एच मिक्सिंग होगी वो हमारी क्या निकल के आएगी? पॉजिटिव निकल के आएगी, ठीक है। ये दोनों केस देख लिया हमने। तो इस केस पे हम देख लेते हैं क्वेश्चन ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। ए वाला हमारा जो डेल्टा एच मिक्सिंग है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन ठीक हो सकता है, ठीक है। ओके, अब साथ के साथ बी वाला ऑप्शन भी देख लेते हैं। लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन बोथ द कंपोनेंट्स, ये बात तो ठीक है, पर डेल्टा एच मिक्सिंग इज़ नेगेटिव, यहाँ पे ये पॉइंट यार हमारा गलत हो गया, ठीक है। ओके, सी भी देख लेते हैं। हाइयर बॉइलिंग पॉइंट देन बोथ द कंपोनेंट्स, नहीं ये तो नहीं हो सकता, बॉइलिंग पॉइंट हमारा लो आएगा पॉजिटिव डेविएशन केस में, ये भी गलत हो गया हमारा। ओके, डी वाला जो डेल्टा एच मिक्सिंग है वो नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं हो सकती हमारी, पॉजिटिव हो, क्योंकि एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए ही यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ थर्ड। आउट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन स्टेट आर शोन बाय। ऑप्शन दे रखे हैं हमें, इनमें से हमें बताना है कि किसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन स्टेट होगी, ठीक है। हमें दे रखा है मैग्नीज दे रखा है, स्कैंडियम दे रखा है, क्रोमियम दे रखा है, आयरन दे रखा है, सबके एटॉमिक नंबर दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम ए की बात कर लेते हैं। जो हमारा मैग्नीज़ है, मैग्नीज़ की जो एटॉमिक इलेक्ट्रॉन आटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है? 3d5 4s2, ठीक है। तो ये क्या कर सकता है? ये मिनिमम +2 से मैक्सिमम +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है। ओके, बी की बात कर लेते हैं। स्कैंडियम, जो स्कैंडियम है उसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3d1 4s2, ठीक है। तो ये मिनिमम कितनी दिखा सकता है और मैक्सिमम कितनी दिखा सकता है? ये मिनिमम और मैक्सिमम +3 ही दिखा सकता है हमारी। ओके, सी की बात कर लेते हैं। क्रोमियम, क्रोमियम की जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है? 3d5 4s1, राइट। ओके, तो 3d5 4s1 है हमारी। तो इस केस में ये कितनी ऑक्सीजन स्टेट दिखाएगा? +1 से लेके हमारी +6 तक वेरी करेगा, ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम +6 हो जाएगी। ओके, अब बात कर लेते हैं डी ऑप्शन की तरफ। जो आयरन है हमारा उसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? आयरन की 3d6 4s2, ठीक है। तो ये दिखाएगा हमारी +2 भी दिखाएगा, +3 भी दिखाएगा और मैक्सिमम दिखाएगा हमारी लास्ट +6 तक दिखाएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किसकी है? +7 मैग्नीज़ की है ना। ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारा कि ए क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द क्लास ऑफ विनाइल हैलाइड। अब विनाइल हैलाइड की बात कर रहे हैं तो हम इसको एक बार देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, जो विनाइल हैलाइड है वो कैसा दिखता है अभी देखते हैं। CH2 2 डबल बॉन्ड CH 1 2 3 और ये आगे किसी से कनेक्ट होने वाला है। इस टाइप का अगर आपको कोई स्ट्रक्चर दिखता है तो समझ जाए आप किसकी बात कर रहा है, वो विनाइल की बात कर रहा है, ठीक है। विनाइल अगर इस वाली पोजीशन से जो ये कनेक्ट होने वाली है ये वैकेंट है ना। ओके, क्योंकि इसके 1 2 3 और ये 4, ठीक है, 3 बॉन्ड बने हुए हैं, 1 बॉन्ड ये बनाना चाहता है, अभी कनेक्शन खाली है, ठीक है। तो इस पोजीशन पे अगर हैलाइड लगा दूं, X ग्रुप लगा दूं, हैलोजन वाला हैलाइड, तो इसे बना देंगे हम विनाइल हैलाइड, राइट। तो सिर्फ इतनी पोजीशन को जिसको मैंने राउंड ऑफ किया है, ठीक है, इतनी वाली पोजीशन हमारी क्या होती है? विनाइल होती है। साथ के साथ एक और देख लो, CH2 डबल बॉन्ड CH 1 2 3 CH2 2 3 और ये अगर आपको इस टाइप की कोई पोजीशन मिलती है जिसमें अब यहाँ पे कोई कनेक्ट होने वाला है, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH फिर उसके बाद CH2, इस टाइप की पोजीशन दिखती है आपको और एक कनेक्शन खाली है यहाँ पे, आगे किसी से जुड़ना चाहता है, तो इस पोजीशन को हम बोलेंगे एलाइल, ठीक है। एलाइल और आगे जुड़ जाए तो हैलोजन, तो एलाइल हैलाइड, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि
ये जो पोजीशन थी यहाँ से अगर मैं इस एक्स ग्रुप को हटा दूँ तो इस पोजीशन को जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इस पोजीशन को मैं विनाइलिक पोजीशन बोलूँगा, ठीक है। ओके, सिमिलरली इस पोजीशन को, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इस पोजीशन को यहाँ पे क्या बोलूँगा, एलाइलिक पोजीशन बोलूँगा, ठीक है। हमसे पूछा गया था विनाइल हैलाइड कौन सा है, ठीक है। तो 1 बाय 1 देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में 2 ब्रोमो प्रोपीन दे रखा है। 2 ब्रोमो प्रोपीन कैसे बनेगा, 3 नंबर की है तो 1 2 3 प्रोपीन बन गया। अब उसमें 2 नंबर पे हमें क्या लगाना है, ब्रोमीन लगाना है, ठीक है। तो ये बन गया। तो इस टाइप का तो मेरे को कुछ नहीं दिख रहा। विनाइल देखो ध्यान से, CH2 डबल बॉन्ड CH, इस टाइप का कुछ होना चाहिए। तो इस टाइप का अगर जिसमें मिलेगा तो समझ जाएंगे हम वहाँ पे विनाइलिक पोजीशन है और उसके साथ हैलाइड जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा तो कुछ दिख ही नहीं रहा हमें, तो ए वाला तो हमारा कैंसिल हो जाएगा भाई, ए वाला तो हमारा कैंसिल होगा। अब बी को देख लेते हैं। 1 ब्रोमो इथाइन, 1 ब्रोमो इथाइन कैसे होगा। अब इथाइन में क्या है, 2 कार्बन है, 1 ये 2। अब उसमें क्या कर रखा है, 1 पोजीशन पे क्या लगा रखा है, ब्रोमो, और इथाइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 और ये 3, ठीक है। ओके, तो इस हिसाब से 1 ब्रोमो इथाइन, तो इसमें तो ऐसी कोई पोजीशन नहीं बन रही विनाइलिक पोजीशन, तो बी भी हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे सी की तरफ। सी है हमारा 4 क्लोरोब्यूटीन। 4 क्लोरोब्यूटीन कैसे बनेगा, 1 2 3 4, और 4 पे क्या है हमारा 1 2 3 4, 4 पे हमें लगाना है क्लोरीन और ब्यूटीन, ठीक है। ओके, 4 क्लोरोब्यूटीन ये हमारा डबल बॉन्ड, और इस हिसाब से हमारा 1 2 3 4, 4 पे क्लोरो और ये ब्यूटीन हमारा बन गया, ठीक है। बाकी हाइड्रोजन हम तो लगा ही लेंगे, पर इस टाइप की कोई पोजीशन विनाइलिक पोजीशन नहीं बन रही है, ठीक है। एक डबल बॉन्ड वाले नेक्स्ट वाले जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसी पोजीशन से हमारा कनेक्ट होना चाहिए हैलाइड, तो इसी पोजीशन को बोलेंगे ना हम विनाइल पोजीशन, पर ऐसा तो यहाँ विनाइल पोजीशन बन ही नहीं रही, ठीक है। ओके, तो हम डी को देख लेते हैं। डी हमारा है 3 ब्रोमो प्रोपीन। 3 ब्रोमो प्रोपीन, 1 2 3, उसके बाद क्या करना है, 3 पे लगाना है, 1 2 3, 3 पे लगा दिया हमने ब्रोमो और प्रोपीन, ठीक है। प्रोपीन के लिए ये लगा दिया हमने डबल बॉन्ड, ठीक है। ओके, अब ध्यान से देखो, 1 2 और ये हमने पूरी कर दी वैलेंसी 2, 1 2 3 और ये वैलेंसी हमने यहाँ पूरी कर दी एक हाइड्रोजन लगा के, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे भी देखो ध्यान से, डी वाले ऑप्शन में ध्यान से देखो, डबल बॉन्ड कार्बन, उसके बाद लगना था हैलाइड, तो यहाँ पे विनाइलिक पोजीशन बन रही है, यहाँ पे तो एलाइलिक पोजीशन बन रही है, तो डी हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। ओके, तो हमारा सही कौन सा है, सही हमारा ए होगा, सॉरी हमारा ए सही होगा। उसका रीज़न है मैंने स्ट्रक्चर गलत बनाया, 2 ब्रोमो प्रोपीन है यहाँ पे, 2 ब्रोमो, 2 पे ब्रोमो लगाना है और प्रोपीन बनाना है, ठीक है। प्रोपीन बना देते हैं हम, ये बना दिए हमने, यहाँ पे कहीं भी लगा दो आप, डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा दो। ओके, तो अब इसकी वैलेंसी पूरी कर दो, CH2 डबल बॉन्ड 1 2 3 4। अब ध्यान से देखो, इतने वाले पार्ट को देखो आप ध्यान से, इतना वाला पार्ट दिख रहा है ना, CH2 डबल बॉन्ड C, और ये वाली पोजीशन जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाली पोजीशन होगी हमारी विनाइलिक पोजीशन, और इस पर लगाया है हैलाइड, तो इस वाले को हम बोलेंगे विनाइलिक हैलाइड। तो इसका मतलब ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलते हैं हमारे 5th क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि असर्शन है फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन T½ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेट कांस्टेंट। ओके, तो हम असर्शन चेक कर लेते हैं। तो 5th है, 5th का असर्शन देख लेते हैं। तो असर्शन में जो फर्स्ट ऑर्डर होती है उसका जो T½ होता है वो होता है हमारा 0.693 डिवाइड में के हमारा रेट कांस्टेंट, और ये T½ है। जो T½ होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा रेट कांस्टेंट के, बट यहाँ पे बोल रहा है कि जो T½ वो इंडिपेंडेंट है रेट कांस्टेंट के, तो इसका मतलब ए हमारा क्या हो जाएगा, सेशन यहाँ पे गलत हो जाएगा। ओके, अब रीजन की बात कर लेते हैं। फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो T½ है हमारा फर्स्ट ऑर्डर के लिए, वो यहाँ पे बोल रहा है कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इनिशियल कंसनट्रेशन के, बट हमने अभी देखा जो T½ का फॉर्मूला है वो तो यहाँ पे 0.693 अपॉन में के है, तो यहाँ पे तो इनिशियल कंसनट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता, और जबकि इन्होंने बता रखा कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनिशियल कंसनट्रेशन के, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रीजन भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ए भी गलत है, आर भी गलत है। तो अब आप ऑप्शन देख लीजिए, कोई ऐसा है ऑप्शन, ऐसा तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब आपको इसका मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों गलत हैं, ठीक है। ओके, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट 6th क्वेश्चन की तरफ। असर्शन हमें दे रखा है पोटेशियम डाइक्रोमेट इज़ यूज्ड एज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड इन वोलूमेट्रिक एनालिसिस, और इसका रीज़न बता रखा है इट हैज़ गुड सोल्युबिलिटी इन वाटर। असर्शन हम चेक कर लेते हैं 6 का असर्शन। जो असर्शन है इसमें जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है उसकी कुछ कंडीशन होती हैं K2Cr2 7 की। एक तो ये हाईली प्योर होना चाहिए, जब हम इसकी प्राइमरी स्टैंडर्ड वोलूमेट्रिक एनालिसिस करना चाहते हैं तो इसकी प्राइमरी क्राइटेरिया क्या है,
तो प्राइमरी क्राइटेरिया ये है कि ये सबसे पहले एक तो हाईली प्योर होना चाहिए, जो बात सही है कि K2Cr27 है वो इस प्राइमरी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के लिए हमारी हाईली प्योर होता है, पहली बात। दूसरा, ये स्टेबल होता है, ओके। तीसरा, ये हमारा नॉन हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। नॉन हाइग्रोस्कोपिक का मतलब ये है कि अगर ये ओपन मीडियम में है तो ये एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ठीक है, ओके। तो ये तीनों कंडीशन ये फुलफ़िल करता है प्राइमरी स्टैंडर्ड के लिए, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के लिए, ठीक है, प्राइमरी क्राइटेरिया फुलफ़िल करता है। तो उसका मतलब सेशन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब रीज़न की बात कर लेते हैं। रीज़न बोल रहा है कि इट हैज़ गुड सोल्युबिलिटी इन वाटर। जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है वो वाटर में सोल्यूबल होता है, हॉट वाटर में, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसके प्राइमरी क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को। तो इसका मतलब रीज़न ठीक है, बट ये इस एसेशन वाले को प्रॉपर सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ओके। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट 7 की तरफ। राइट द आईपैक नेम ऑफ, ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से है, तो इसका हम आईपैक नेम लिख देते हैं, ओके। तो 7 में हमारा निकल, वाटर 6 और यहाँ पे ClO4 ट्वाइस। एक होता है ये जो हमारा आउटर साइड लिखा हुआ है, ये हमारा काउंटर आयन होता है और ये हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। ये हमारा कैटायन का काम करेगा और जो काउंटर आयन है हमारा एनायन का काम करेगा, ओके। जो ClO4 होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ये हमारा ClO4 है, ये हमारा यहाँ पे पर क्लोरेट है, पर क्लोरेट। एक होता है ClO3- जो सिर्फ क्लोरेट होता है, ठीक है, ओके। जो पर क्लोरेट का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है, जो क्लोरीन है उससे कनेक्टेड होगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन नेगेटिव, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि क्लोरीन के पास कितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 के 7 इलेक्ट्रॉन इसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ले लिया, कोई भी लोन पेयर नहीं बचा। जो क्लोरेट का होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, एक लोन पेयर इसके पास बचेगा, 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, 2 डबल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन सिंगल नेगेटिव, इस टाइप से क्लोरेट बनेगा। इसमें यहाँ पे एक लोन पेयर बचा है, यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं बचा, तो यहाँ पे ये पर क्लोरेट हो गया, यहाँ पे क्लोरेट हो गया, दोनों पे चार्ज एक नेगेटिव है। तो पर क्लोरेट एक पे एक नेगेटिव होता है, ऐसे 2 कितने हैं, 2 है ना, तो 2 नेगेटिव हो गया। तो काउंटर आयन जब 2 नेगेटिव है तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स चार्ज पे क्या आएगा, +2 आएगा। तो +2 आएगा तो वाटर यहाँ पे क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है, वाटर न्यूट्रल है, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, आईपैक में क्या नाम होता है इसका, एक्वा, ठीक है। तो ये न्यूट्रल है तो इस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो हमारी निकल की ऑक्सीजन स्टेट क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी, ठीक है, +2। अब हम इसका आईपैक नेम लिखते हैं, तो इसका नाम लिखा जाएगा हेक्सा, ठीक है, ओके, एक्वा, क्योंकि 6 वाटर के मोलिक्यूल थे, ठीक है। तो हेक्सा एक्वा, उसके बाद हमारा मेटल का नाम निकल, ओके। उसके बाद रोमन में हमारी लिखी जाएगी क्लोज इस ब्रैकेट में, ठीक है, पैरेंथेसिस ब्रैकेट में, तो रोमन में लिखी जाएगी इसकी ऑक्सीजन स्टेट 2, ओके। उसके बाद क्लोरेट का नाम जो क्या है, पर क्लोरेट, ठीक है। तो ये हमारा इसका नाम हो जाएगा आईपैक नेम, ओके। हम चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट 8th क्वेश्चन की तरफ। जो रेट ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन का वो इंक्रीज़ हो जाता है इन डैश मीडियम। अब जो रस्टिंग आयरन का वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, उसमें होता क्या है कि जो आयंस होते हैं ना, प्रेजेंस ऑफ H+ आयन एसिड मीडियम में, वो इंक्रीज़ कर देता है रेट ऑफ कैथोडिक रिएक्शन को। उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा रस्टिंग प्रोसेस हो ना वो ज़्यादा बढ़ जाता है। अब ज़्यादा बढ़ जाता है इसका मतलब आपको समझ आ गया कि जो रस्टिंग है आयरन का रेट वो कब बढ़ता है, एसिडिक मीडियम में बढ़ता है, ठीक है। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा, H+ आयंस, ठीक है, उसकी वजह से ही बढ़ता है, यानी एसिड मीडियम भी लिख सकते हो आप, ओके। तो 9 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो 9 क्वेश्चन में जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है वो डैश विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होता है वो हमारा किसी सॉल्यूशन का वो इंक्रीज़ होता है, यानी कह सकते हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। कंडक्टेंस अब बढ़ेगा टेम्परेचर की वजह से, क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्यूशन के अंदर मूवमेंट होगी जो हमारी आयंस की, मूवमेंट ऑफ आयंस की, ठीक है, वो इंक्रीज़ हो जाएगी। इंक्रीज़ बोल लो या फिर आप बोल सकते हो कि मोबिलिटी है आयंस की वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसका मतलब कंडक्टेंस भी वहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो 9 के केस में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, ओके।
हम चलते हैं हमारे सेक्शन बी की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कॉलम्स नीडेड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ, ये हमारा क्या दे रखा है, डाइक्रोमेट Cr2O7 2 नेगेटिव, कंसिडर द रिएक्शन। अब ये रिएक्शन हमें दे रखी है, डाइक्रोमेट है। ठीक है, 14 हमारे H+ दे रखे हैं आयंस, 6 इलेक्ट्रॉन फॉरवर्ड रिएक्शन, 2 क्रोमियम 3+ और 8 वाटर के मोलिक्यूल। तो यही रिएक्शन है। तो इस हिसाब से हमें क्या निकालनी है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकालनी है, यानी मतलब हमें चार्ज निकालना है। ठीक है, और हमें दिखाना है कि आपको कि जो रिड्यूस है 1 मोल ऑफ डाइक्रोमेट से, उससे निकालना है हमें। ठीक है, ओके, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें जो रिएक्शन दे रखी है, उस रिएक्शन में हमें देखना है कि 1 मोल कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे वो क्या कर रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, ओके, तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है। ठीक है, तो इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है जो Cr2O7 2 नेगेटिव है, उसका 1 मोल 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ठीक है, तो जब 1 मोल हमारा 6 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और 1 मोल इलेक्ट्रॉन हमारा इक्वल होता है 1 फराडे के। ठीक है, ओके, तो जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन हमारा 1 फराडे के इक्वल होता है और हमारा 1 मोल डाइक्रोमेट 6 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है रिडक्शन के लिए। ठीक है, जब जाके वो 2 क्रोमियम 3+ बनाता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 फराडे के इक्वल है, तो 6 मोल इलेक्ट्रॉन हमारे किसके इक्वल होगा, 6 फराडे के। ठीक है, और 1 फराडे की वैल्यू कितनी होती है, जो 1 फराडे की वैल्यू होती है वो 965,000 कूलम पर मोल होती है, राइट। तो 6 फराडे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 × 965,000 विच इज़ नियर अबाउट टू 579,000 कूलम। तो इस हिसाब से हमारा जो चार्ज है वो निकल के आ गया। ठीक है, 1 मोल ऑफ डाइक्रोमेट में, राइट। ओके, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ 11, राइट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन ए 2-ब्रोमोप्रोपेन अंडरगोज डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। सबसे पहले ए पार्ट हम सोल्व कर लेते हैं, 11 का ए पार्ट। 2-ब्रोमोप्रोपेन बनाना है। ठीक है, तो बना दो 2-ब्रोमोप्रोपेन, CH3 CH CH3 और ये लग गया ब्रोमीन। ये हमारा 2-ब्रोमोप्रोपेन बन के तैयार हो गया। अब हमें करना क्या है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करना है। जो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन है उसमें क्या लिख रखा है, डी लिख रखा है। डी का मतलब है कोई चीज़ रिमूव हो रही है, कुछ निकल रही है बाहर। क्या निकल रहा है, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन निकल रहा है, हैलोजन का मतलब हैलोजन बाहर निकल रहा है, ओवरऑल HX बाहर निकल रहा है। ठीक है, ओके, ये रिएक्शन कौन सी है, RX की है। ठीक है, ओके, साफ दिख रहा है ना, 2-ब्रोमोप्रोपेन है, तो ये क्या है, एल्काइल हैलाइड है। तो एल्काइल हैलाइड दे रखा हो आपको, ठीक है, और HX बाहर निकल रहा हो, तो समझ जाना ये कौन सी रिएक्शन है हमारी, ये E2 रिएक्शन है। ठीक है, ओके, तो E2 रिएक्शन है, तो ये हमारी होती है एंटी एलिमिनेशन। ठीक है, E2 रिएक्शन होती है और साथ के साथ एंटी एलिमिनेशन होता है हमारा HX का। ठीक है, तो एंटी एलिमिनेशन होता है। और इस केस में जो हम रिएजेंट लेने वाले हैं वो हम लेने वाले हैं एल्कोहलिक KOH। ठीक है, विद हीट। ठीक है, ओके, तो E2 रिएक्शन में होगा क्या, हमारे पास ये जो ब्रोमीन है, जब ये बाहर निकलेगा ड्यू टू द पोलैरिटी इलेक्ट्रोनेट डिफरेंस कार्बन और ब्रोमीन की वजह से, तो ये ब्रोमीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, एज ए ब्रोमीन नेगेटिव ग्रुप में बाहर जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब इस पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे जो CH3 है, यहाँ पे कोई भी एक हाइड्रोजन, या तो आप लेफ़्ट साइड से ले लो या राइट साइड से ले लो, यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन एलिमिनेट होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे तो लेफ़्ट साइड से लो राइट साइड लो बराबर ही है। ठीक है, तो ओके, तो मैं यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से कर दिया। ओके, यहाँ पे जो एल्कोहलिक KOH है, एक होता है एक्वस KOH, एक होता है एल्कोहलिक KOH। जब हमारा एल्कोहलिक KOH हो तो उस टाइम पे जो OH होता है वो हमारा एज ए बेस का काम करता है, और जब एक्वस KOH हो तो वहाँ पे जो OH होता है वो हमारा न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। तो यहाँ पे अगर बेस है तो इसका मतलब ये क्या लेगा, एसिडिक H लेगा, एसिडिक H बोलो, या फिर अल्फ़ा हाइड्रोजन लेने वाला है यहाँ पे। तो ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा वो हमारी 0 पोजीशन, उसे नेक्स्ट पोजीशन हमारी क्या होगी, अल्फ़ा पोजीशन। तो अल्फ़ा कार्बन पे अल्फ़ा हाइड्रोजन है, अवेलेबल है। ओके, तो ये बेस OH हमारा क्या करेगा, अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और ये जो हमारे शेड पेड इलेक्ट्रॉन हैं बॉन्डेड वाले, तो ये कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे आएंगे तो फॉर्मेशन किसकी होगी, हमारी एल्कीन की फॉर्मेशन होगी कुछ इस तरीके से, CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 हमारा बन के तैयार क्या हो गया, प्रोपीन। ठीक है, तो एल्कीन की फॉर्मेशन होती है। तो इस केस में हुआ क्या, ब्रोमीन जिस साइड से निकला है उसके अपोजिट साइड से एंटी पैरेलल, ठीक है, हाइड्रोजन हमारा क्या होगा, एलिमिनेट होगा।
ठीक है। तो इसलिए इसको एंटी एलिमिनेशन कहा जाता है और A2 रिएक्शन होती है, ठीक है। A2 का मतलब क्या है, एलिमिनेशन होना किसी भी दो चीज़ का, हाइड्रोजन का और हेलोजन का, ठीक है। तो ओके, ये आपको समझ आ गया, ठीक है। तो A रिएक्शन यहाँ पे यह कंप्लीट होती है हमारी। ओके, अब चलते हैं हमारे B पार्ट की तरफ। क्लोरोबेंजीन अंडरगोज नाइट्रेशन रिएक्शन। अब क्लोरोबेंजीन हम बना लेते हैं, ये बन गया हमारा क्लोरोबेंजीन, ठीक है। इसकी हमें क्या करवानी है, नाइट्रेशन करवानी है, HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4। ये रिएक्शन हमारी कौन सी है, ये रिएक्शन हमारी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो होता कैसे है, यहाँ पे जो HNO3 है कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में हमारा सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, NO2 हमारा NO2 प्लस एज ए इलेक्ट्रोफाइल हमारा जनरेट हो गया। अब ये NO2 प्लस एज ए इलेक्ट्रोफाइल अब ये क्या करेगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्या करेगा, NO2 प्लस एज ए इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जो इनबिल्ट हाइड्रोजन होता है इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद उसकी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या बन जाएगा हमारा, इस ऑर्थो पोजीशन पे हमारा क्या लग जाएगा, NO2 ग्रुप लग जाएगा, ठीक है। ओके, उस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके खुद वहाँ पे आ जाएगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल। ओके, अब ये ऑर्थो पोजीशन पे भी आएगा और ये हमारा पैरा पोजीशन पे भी आएगा, ठीक है। ओके, अब ऐसा क्यों हुआ, ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्यों आया, मेटा पोजीशन पे क्यों नहीं आया। जो क्लोरीन है उसके पास लोन पेयर है ना, तो ये लोन पेयर यहाँ कहाँ जा सकते हैं, रेजोनेंस में जा सकते हैं ना। और जब ये रेजोनेंस में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी ऑर्थो और पैरा दोनों पे बढ़ेगी ना। तो मेटा पे तो आएगी नहीं, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाना पसंद करेगा, इलेक्ट्रोफाइल ऑब्वियस ही बात है ऑर्थो और पैरा पे ही जाना पसंद करेगा। तो इसलिए जो नाइट्रेशन होता है क्लोरोबेंजीन में वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और ऑर्थो और पैरा पे ही होगी, ठीक है, राइट। ओके, अब चलते हैं हमारे सी ऑप्शन की तरफ, सी पार्ट की तरफ। मिथाइल ब्रोमाइड दे रखा है आपको CH3Br। ओके, अब उसकी रिएक्शन करवानी है आपको पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करवानी है। ये जो रिएक्शन है आपकी, ये रिएक्शन आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। मैंने NSR बता रखी है कि जब भी आपको RX दिख जाए तो समझ जाना वहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने वाली है। उसके बाद वो अलग प्रोसेस होता है कि SN1 होगी, SN2 होगी, क्या होगी, ठीक है। फिलहाल के लिए NSR होती है, ठीक है। इसमें जो हमारा KCN होता है, इसमें ये हमारा KCN है, ये हमारा क्या है, आयनिक है, ठीक है। K+ और CN- के रूप में टूटेगा और कार्बन से ही कनेक्ट होगा, ठीक है। ओके, एक होता है AgCN, एक होता है NaCN। जब भी KCN हो, NaCN हो तो इसका मतलब ये आयनिक है, सोल्ट है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो साइनाइड होगा एज ए न्यूक्लियोफाइल जो ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूट करेगा तो वहाँ पे कार्बन से कनेक्ट होने वाला है। बट जो सिल्वर साइनाइड है उस केस में ये कार्बन से कनेक्ट नहीं होगा, वो नाइट्रोजन से कनेक्ट होगा ड्यू टू दी कोवलेंट बॉन्ड, सिल्वर और कार्बन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड की वजह से, ठीक है। तो वो नाइट्रोजन से कनेक्ट करेगा, ठीक है। तब यहाँ पे कार्बन से कनेक्ट हो रहा है क्योंकि आयनिक है। ओके, तो कार्बन से कनेक्ट होगा तो ये बैक साइड से अटैक करेगा और ब्रोमीन को फ्रंट साइड से निकाल देगा, ठीक है। ओके, ये एज ए गुड लिविंग के रूप में। ओके, तो CH3CN हमारा बन के तैयार हो जाएगा और पोटेशियम के साथ हमारा ब्रोमीन जुड़ जाएगा KBr, ठीक है। और हमारा बन के तैयार होगा CH3CN, जिसे हम बोलेंगे एसीटोनाइट्राइल, ठीक है। ये आप बोल सकते हो मिथाइल साइनाइड, राइट। सी पार्ट भी हमारा क्लियर हो गया। ओके, हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट 12th क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विल बी मेजर प्रोडक्ट इन द रिएक्शन गिवन बिलो, एक्सप्लेन करो। यहाँ पे दे रखा है प्रोपीन दे रखा है और HI एसिड हैलाइड दे रखा है HI, ठीक है। ये रिएक्शन प्रोसीड करती है CH3CH2CH2I प्लस में CH3CHICS3। हमारे दो प्रोडक्ट बनते हैं A और B। अब आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब ये रिएक्शन देखने से पता चल रही है कि प्रोपीन की रिएक्शन एसिड हैलाइड के साथ है, तो इसका मतलब ये रिएक्शन हमारी साफ पता चल रही है कि मार्कोनी वाली है, ठीक है। मार्कोनी वाली हमारी क्या है, मार्कोनी वाली रिएक्शन है ये, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या होता, पर ऑक्साइड होता यानी पर एसिड होता तो समझ जाता मैं वहाँ पे एंटी मार्कोनी लगती, वहाँ क्या लगती, एंटी मार्क लगती। बट यहाँ पे मार्क एडिशन होने वाला है, मार्कोनी वाली रिएक्शन होगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई पेरोक्साइड नहीं दे रखा, ठीक है। तो एंटी मार्क नहीं लगेगी, यहाँ पे मार्क लगेगी, तो इसका मतलब नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा, उस डबल बॉन्ड वाले उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पे कम हाइड्रोजन हो। ये बात आप याद रखेंगे। नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, डबल बॉन्ड के अक्रॉस, इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पे कम हाइड्रोजन हो।
अब डबल बॉन्ड के अक्रॉस हाइड्रोजन इस वाले पे सेकंड वाले कार्बन पे हाइड्रोजन एक ही और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। तो हाइड्रोजन कहाँ आएगा, सॉरी आयोडीन कहाँ आएगा, इस सेकंड वाले पे, ठीक है। तो सेकंड वाले पे आएगा, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, बी। तो बी वाले पे आया ना सेकंड पे, तो इसका मतलब मार्कोनी एडिशन के हिसाब से बी वाला हमारा क्या बनेगा, मेजर बनेगा, ठीक है, राइट, ओके। अब चलते हैं हमारे सेक्शन सी की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाला। फॉर द सेल जिंक सॉलिड, तो इसके बाद लगा रखा है ये जिंक 2+, यानी जिंक से Zn2+ में जा रहा है, ठीक है। 0.1 मोलर हमारी कंसनट्रेशन दे रखी है, उसके बाद सोल्ड ब्रिज है, ओके। ये हमारा एक जो स्लैश लगा रखा है ये हमारा फेस दिखाता है, और ये 2 जो स्लैश लगा रखे हैं डंडे, ये हमारा क्या दिखाता है, सोल्ड ब्रिज को दिखाता है, ओके। तो उसके बाद क्रोमियम 3+ से किस पे जा रहा है, क्रोमियम में जा रहा है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ओके। यहाँ पे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे रिडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और क्रोमियम की ऑक्सीडेशन वो जो कंसनट्रेशन दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 0.01 मोलैरिटी दे रखी है। अब आपसे पूछा गया है कि राइट द इक्वेशन फॉर ईच हाफ रिएक्शन, हाफ रिएक्शन की आपको इक्वेशन लिखनी है। सेकंड, कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल, 25 डिग्री सेल्सियस पे आपको सेल पोटेंशियल निकालना है। और आपको गिवन क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल गिवन आपको, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ई नोट का मतलब स्टैंडर्ड हो गया, नोट लगा हुआ है तो स्टैंडर्ड। और Zn2+ से जिंक जा रहा है। देखो रिएक्शन देखो आपको जो दिए रखा है आपको रिप्रेजेंटेशन, उससे तो पता चल रहा है कि Zn से Zn2+ ऑक्सीडेशन हो रहा है, पर आपको रिडक्शन पोटेंशियल क्या दे रखा है, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, वो भी स्टैंडर्ड। और ऐसे ही क्रोमियम का रिडक्शन हो रहा है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल ही दे रखा है स्टैंडर्ड वाला, ठीक है। वैल्यू दे रखी है आपको -0.76 वोल्ट, और इसकी वैल्यू दे रखी है -0.74 वोल्ट, ओके। ये वाला सेकंड में हमारा काम आएगा। सबसे पहले हम हाफ रिएक्शन लिख लेते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए, ओके। 13 का जो फर्स्ट पार्ट है, इसकी जो हम ऑक्सीडेशन के लिए लिखने वाले हैं जिंक की, जिंक पे क्या हो, यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन से हमें पता चल रहा है ना, ओके। जो हमें ये दे रखी है रिप्रेजेंटेशन, इस रिप्रेजेंटेशन से क्या पता चल रहा है कि जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो तो कैसे होगा, जिंक सॉलिड से कहाँ जाएगा, Zn2+ से जाएगा एक्वस, ठीक है। और 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज़ कर देगा। ये हमारी होगी ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन। और कहाँ पे हुई है, ये एनोड पे हुई है, ठीक है, ओके। अब हम करते हैं हमारी सेकेंड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सेकेंड रिप्रेजेंटेशन हमारी रिडक्शन हाफ सेल लिखने वाले हैं। जो रिडक्शन हाफ सेल है वो होगी हमारी कैथोड पे, वहाँ पे क्या होने वाला है, रिडक्शन होने वाला है। रिडक्शन होगा तो जो क्रोमियम 3+ है वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और उसके बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमियम सॉलिड में। तो ये हमारी फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब करते हैं हम स्टार्ट सेकंड पार्ट, सेल पोटेंशियल निकालना है। अब सेल पोटेंशियल निकालना है तो सेल पोटेंशियल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ई सेल, ई नोट सेल स्टैंडर्ड -0.0591 डिवाइड बाई n log क्यू रिएक्शन कोशेंट, ठीक है, ओके। तो अब हमें ये निकालना है तो उससे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा, n की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी और रिएक्शन कोशेंट हमें लिखना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड ई नोट सेल निकाल लेते हैं। जो स्टैंडर्ड ई नोट सेल होता है वो क्या बोलता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड पे, ओके। फिर उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो एनोड पे हुआ है, ठीक है, ओके। हमें वैल्यूज़ गिवन है, ओके। कैथोड पे क्या हुआ, रिडक्शन, ओके। क्रोमियम का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है तो उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी -0.74, ठीक है। ये दे रखी है यहाँ पे वैल्यू, तो पुट कर दी, माइनस का निशान लगा दिया, ओके। एनोड पे क्या हुआ है, रिडक्शन, एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ है, पर हमें चाहिए क्या, रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए एनोड पे, ठीक है। तो रिडक्शन पोटेंशियल हमें गिवन है ना, ओके। तो ये लगा दी ब्रैकेट -0.76 वोल्ट, राइट, ओके। तो जैसे ब्रैकेट हटाऊंगा तो माइनस माइनस प्लस, -0.74 प्लस 0.76, इसको सोल्व करूंगा तो प्लस में वैल्यू आएगी 0.02 वोल्ट। तो स्टैंडर्ड ई सेल वैल्यू निकल गई हमारी, ओके। ये मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। अब मेरे को एन निकालना है, एन निकालने के लिए मेरे को रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो रिएक्शन को मैं बैलेंस कर लेता हूँ कि जो हमारी जिंक सॉलिड से क्या बन रहा था, हमारा Zn2+ बन रहा था, और क्रोमियम 3+ से क्या बन रहा था, क्रोमियम बन रहा था, राइट, ओके। तो यहाँ पे Zn2+ है, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ और यहाँ पे इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए क्रोमियम ने, ठीक है। तो मैं कुछ ऐसा करूँगा कि 3 जिंक के लेके, ठीक है। तो यहाँ पे जिंक के कितने बनेंगे, 3, ओके। तो 3 से 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 3 का चेंज है तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 6 का चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 2 क्रोमियम यहाँ पे और ये फाइनली यहाँ पे 2, ठीक है। इस हिसाब से मैंने ये रिएक्शन को बैलेंस कर लिया है। तो ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है,
6 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, तो n की वैल्यू भी क्या निकल के आएगी मेरी 6। अब बात आती है रिएक्शन कोशेंट क्या हो लिखने की। अब रिएक्शन कोशेंट मैं इसी रिएक्शन से लिखूंगा ना, ये रिएक्शन कौन सी है मेरी, फुल रिएक्शन है ना, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं जिसको, तो ये फुल रिएक्शन है, तो इसका रिएक्शन कोशेंट मैं लिखने वाला हूँ। वो कैसे लिखते हैं, राइट साइड में जो प्रोडक्ट दे रखा है एक्वस दे रखा है उसको लिखते हैं, और बटे में क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट है जो लेफ्ट साइड है उसका जो एक्वस सॉल्यूशन में है, सॉलिड वाले हम नहीं लेते, प्योर वाले उनकी वैल्यू हम 1 लेके चलते हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन कोशेंट मैं लिखने वाला हूँ, जो Zn2 पॉजिटिव है, आयंस की फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है, तो Zn2+ उसकी कंसनट्रेशन और जो आगे उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो उसकी पावर में चला जाता है उस कंसनट्रेशन की, ठीक है। तो इसकी पावर में कितनी चलेगी वैल्यू 3, डिवाइड में लेफ्ट साइड जो हमारा आयनिक फॉर्म में है यानी एक्वस में है, ओके, वो है हमारा क्रोमियम 3+, उसकी कंसनट्रेशन लिखी जाएगी, ओके, उसकी पावर में वो जाएगा जो क्रोमियम के आगे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, ठीक है, तो वो चला गया यहाँ पे 2, ओके। इसके आपको हम यहीं पे सोल्व कर लेते हैं। जो Zn2+ की कंसनट्रेशन है वो हमारे क्वेश्चन में कितनी गिवन है 0.1 मोल, राइट, उसकी पावर 3, डिवाइड क्रोमियम 3 की वैल्यू कितनी है 0.01, उसकी पावर कितनी है 2, ओके। 0.1 जैसे इसका पॉइंट हटाऊंगा या फिर पहले 0.1 की 3 से मल्टीप्लाई करके, सॉरी इसकी पावर जो 3 है इसको सोल्व करके और उसको डिवाइड करके, तो फाइनली वैल्यू कितनी आएगी 0.1 को 3 को अरेंज करोगे तो 10⁻³ ऐसे 0.01 की पावर क्या है 2 है, तो इसको भी आप अरेंज करोगे तो 10⁻⁴, 10⁻³ से 10⁻³ कट गई, एक 10 की पावर बचती है, उसको ऊपर लेके जाऊंगा तो वो हमारी फाइनली 10 बच जाएगी, ठीक है। 1/10 को ऊपर लेके 1/10⁻⁻1 को ऊपर लेके जाऊंगा तो प्लस की 10 बच जाएगी, ठीक है। तो मेरी वैल्यू क्या आ गई रिएक्शन कोशेंट की 10 वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमारी सारी वैल्यूज निकल सी, अब हमारा काम है सिर्फ वैल्यू पुट करना, तो पुट कर देते हैं हम सब वैल्यूज़ को। ई सेल 0.02 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 6 log 10, log 10 की वैल्यू होती है 1, तो जैसे ही मैंने इसकी वैल्यू 1 पुट की और 0.059/6 इसकी वैल्यू मैंने सोल्व करके लिखी 0.00985 माइनस यहाँ पे है 0.02, तो इसको जब मैं सोल्व करूँगा तो मेरी वैल्यू आएगी विच इज़ इक्वल टू 0.01015 वोल्ट, ठीक है। तो ये हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विच इज़ 14। इंडिकेट द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट बाय फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। हमें ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, ठीक है, ये 3 पार्ट दे रखे हैं, तो हमें 1 बाय 1 देख लेते हैं, ओके। तो जो हमारा ए है 14 में, ए CuNH3 की 5 कॉम्प्लेक्स NO2 ब्रैकेट उसके बाद 2+, ये जो हमारा NO2 है ये हमारा एम्बीडेंटेड लिंकेंट का काम करता है। जब यहाँ पे NO2 नाइट्रोजन से कनेक्ट होगा तो इसका मतलब ये इसका नाम हो जाएगा नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। जब ये ऑक्सीजन से कनेक्ट होगा ONO, ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्राइट 2, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन से कनेक्ट हो सकता है, ऑक्सीजन से कनेक्ट हो सकता है, तो इस टाइप के आइसोमर को हम बोलते हैं लिंकेज आइसोमर या लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ए का तो यहाँ पे हो जाएगा लिंकेज आइसोमर। अब बी की बात कर लेते हैं। बी है हमारा COEN की होल थ्राइस, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट Cl3। अब ये किसका हो सकता है, तो सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो जो इसकी स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी, जो हमारा कोबाल्ट है, ओके, ये हमारा दिखा रहा है जो EN है वो हमारा बाइडेंटेड लिगेंड है, तो ये हमारा बनाएगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो जब ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो एक EN बाइडेंटेड होता है तो कुछ इस तरीके से जुड़ जाएगा, एक EN यहाँ पे कुछ इस तरीके से जुड़ जाएगा, ठीक है, और एक EN हमारा यहाँ पे कुछ इस तरीके से जुड़ जाएगा, राइट, और ये हमारा बन के तैयार हो गई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है जो कोबाल्ट है, अब यहाँ पे अगर आप इसे काटेंगे, ठीक है, तो ये प्रॉपर कटेगा नहीं, तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, एब्सेंट होगी। जहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होती है तो इसका मतलब वहाँ पे क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है वो कंपाउंड, और ऑप्टिकली एक्टिव है तो अब आपकी इसकी मिरर इमेज बनाएंगे, तो मिरर इमेज बनाएंगे तो ये क्या होगी, इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होगी। अगर ये सुपर इम्पोज नहीं हुई तो इसका मतलब ये कौन से कंपाउंड होंगे, आपका एनेंसोमर पेयर होगा, ठीक है, ओके। अब देख लेते हैं आपका एनेंसोमर पेयर बन रहेगा नहीं। तो जैसे इसकी मिरर इमेज बनाऊंगा तो आपका स्ट्रक्चर बनेगा CO
ये देखो, तो भी आपका ये जो आपकी मिरर इमेज बनी है, जैसे मैं इसको लेफ़्ट वाले को उठा के बिल्कुल राइट के ऊपर रखूँगा तो इसको पूरे को क्या नहीं करेगी, कवर नहीं करेगी। तो इसका मतलब ये नॉन सुपर इम्पोज है। तो इसका मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है और नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। तो इसका मतलब ये कौन सा पेयर है, एनांसोमर पेयर है। तो इसका मतलब ये क्या दिखा रहा है आपको, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखा रहा है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, राइट। ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं दिखा सकता क्योंकि यहाँ पे कोई सिस ट्रांस नहीं बन रही, सारे के सारे जो कंपाउंड है वो सेम है, EN है तीनों के तीनों। तो इसलिए यहाँ पे ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं दिखा सकता, उसके लिए सिस ट्रांस होना ज़रूरी है और डिफरेंट एटम्स भी होने ज़रूरी हैं। ओके, तो बी तो हमारे यहाँ पे क्लियर हुआ। अब चलते हैं हमारा सी की तरफ। सी में क्या है, प्लेटिनम NH3 की होल ट्वाइस Cl2 ये है। ओके, अब इसका स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं। जो प्लेटिनम है अमोनिया, ठीक है। ओके, ये स्क्वायर प्लेन स्ट्रक्चर है। ओके, इसके बाद ये क्लोरीन, ठीक है। ओके, यहाँ पे जो एलिमेंट दिख रहे हैं आपको, ये एलिमेंट है ये दो, क्लोरीन, ये दूसरे के अपोजिट साइड भी हैं। और दूसरी स्ट्रक्चर बनाऊँ तो लाइक दिस, ठीक है, ये एक दूसरे के सेम साइड भी हैं। तो इसका मतलब ये क्या दिखा रहा है, सिस भी दिखा रहा है, ट्रांस भी दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये कंपाउंड हमारा क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, राइट। तीनों पार्ट हो गए क्लियर। ओके, अब चलते हैं हमारे 15 की तरफ। ओके, 15 में हमारा ये केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड दे रखा है। ओके, तो इसमें हम चलते हैं ए पार्ट की तरफ। व्हाट इज़ द मीन बाय एक्टिवेशन एनर्जी। तो जो एक्टिवेशन एनर्जी वो क्या होती है, 15 का ए, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट रिएक्टिंग स्पीसीज मस्ट पोजेस इन ऑर्डर टू अंडरगो ए स्पेसिफाइड रिएक्शन। कहने का मतलब है कि अगर मैं इसको ग्राफ से समझाऊं तो ये जो बैरियर होता है, ठीक है, यहाँ रिएक्टेंट से लेके इतनी जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, ये एक्टिवेशन एनर्जी आपके पास इतनी होनी चाहिए कि आप इस बैरियर को क्रॉस करके रिएक्टेंट से क्या बना उसको, प्रोडक्ट बना उसको। सिंपल सी बात ये है एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब। ओके, अब चलते हैं हमारा बी की तरफ। हमें एक रिएक्शन दे रखी है, इसका स्टैंडर्ड EMF की वैल्यू दे रखी है A0 0.24 वोल्ट। हमें क्या निकालनी है, log K की वैल्यू निकालनी है 25 डिग्री सेल्सियस पे। और ये भी बताना है साथ के साथ कि व्हाट डज वैल्यू ऑफ K इंडिकेट, यहाँ पे K का क्या मतलब है। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले log K की वैल्यू निकालनी है हमें। जो EMF का फार्मूला होता है स्टैंडर्ड E0, वो बन जाता है 0.0592 में n log K। इससे पहले हमने देखा था E सेल A0 सेल माइनस 0.059 में n log क्या था, ठीक है, वो रिएक्शन कोशेंट था। वो रिएक्शन कोशेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K में तब बदलता है, ठीक है, जब हमारी E सेल की वैल्यू 0 हो जाती है। यानी एट इक्विलिब्रियम पे हमारी E सेल की वैल्यू 0 हो जाती है और जो हमारा रिएक्शन कोशेंट है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसके बाद हमारा ये फाइनल फार्मूला बन के तैयार होता है। अगर मैं इसको रीअरेंज करूँ, क्योंकि हमें log K की वैल्यू निकालनी है, तो log K की वैल्यू निकालनी है तो A0 ये n की वैल्यू ऊपर चली जाएगी, n A0, ठीक है। ओके, 0.0592, ठीक है। A0 की वैल्यू हमारे पास है 0.24, n की वैल्यू नहीं है हमारे पास बस, ठीक है। n की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो इस हमें जो रिएक्शन गिवन है कंप्लीट रिएक्शन है, तो इसका मतलब रिडॉक्स रिएक्शन है। तो Fe3 + 2I माइनस, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद दे रखा है Fe2 प्लस उसके बाद I2, ठीक है। ओके, हमें पता है कि Fe3 प्लस से Fe2 प्लस जा रहा है तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चेंज है और यहाँ पे 2 आइडियल माइनस I2 है, ठीक है। यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन चेंज, बट यहाँ पे हमें रिएक्शन बैलेंस करनी है। तो रिएक्शन बैलेंस कैसे होगी, यहाँ पे जो Fe3 प्लस है वो जब यहाँ पे मैं 2 मोल कर दूंगा इसके और यहाँ पे भी 2 मोल कर दूंगा, तो अब जाके ये रिएक्शन बैलेंस हो गई है। तो जैसे ये रिएक्शन बैलेंस होगी तो इसका मतलब एक आयरन जब Fe3 प्लस से Fe2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, यहाँ पे गेन कर रहा था, तो अब 2 है तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, चेंज होगा उनका हाफ रिएक्शन के थ्रू और ओवरऑल रिएक्शन में। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 2 हो जाएगी। तो log K इक्वल्स टू 2 × 0.24 डिवाइड बाई 0.0592 विच इज़, ये इसको आप रीअरेंज करेंगे तो ओवरऑल सोल्व करने के बाद फाइनल वैल्यू आएगी 8.11, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बी पार्ट तो सोल्व हो गया। अब ये पेंडिंग बचता है जो के क्या है हमारा यहाँ पे, ठीक है। के मैंने अभी बताया कि हमारा यहाँ पे जो है वो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और ये बताएगा कि आपको अगर के की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, या फिर आप बोलो log K
अगर के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो लो की के की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है। और अगर पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो इसका मतलब है कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम से शिफ्ट होकर कहाँ जाएगी, प्रोडक्ट की तरफ जाएगी, ठीक है। तो प्रोडक्ट की तरफ जाएगी तो यही चीज़ हमारी बेस्ट है। और ये बेस्ट कब होगी, जब हमारी के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। तो फिर ग्रेटर देन 1 आ ही रही है हमारी, जो लो के की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है ना 8.11, ये 1 से ज़्यादा ही है। तो 1 से ज़्यादा तो हमारी इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो रहा है, प्रोडक्ट की तरफ हो रहा है, राइट साइड शिफ्ट हो रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे के भी हमारा सोल्व हो गया। अब चलते हैं हमारे सी पार्ट की तरफ। तो हमें सी में क्या पूछा गया, व्हाट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडरगो इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन्स कौन सी होती है, इफेक्टिव कोलिजन देखो जो रिएक्शन होती है उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एक दूसरे से स्ट्राइक करते हैं, टकराते हैं। बट इफेक्टिव कोलिजन्स तभी मानी जाएगी, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तभी बन पाएगा, वो रिएक्शन तभी प्रोसीड कर पाएगी जब उसमें से जो कोलाइडल मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास इतनी सफिशेंट काइनेटिक एनर्जी हो कि वो उस बैरियर को पार कर पाएँ, उस एक्टिवेशन एनर्जी इतनी हो कि वो उस बैरियर को जैसे ही पार कर लें उसके बाद जो उनकी कोलाइडिंग जो है वो ओरिएंटेशन भी अच्छी होनी चाहिए, यानी प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए। अगर उनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी कि उस बैरियर को पार कर जाए तो समझ जाना कि वो जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपके इफेक्टिव होंगे और वही आपके प्रोडक्ट में जाएंगे, ठीक है, वही आपके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन को देंगे, ठीक है। अदरवाइज बाकी कोलिजन्स को आप इफेक्टिव कोलिजन्स नहीं मानेंगे अगर वो दो इन क्राइटेरियाज को फुलफिल ना करें, सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी और प्रॉपर ओरिएंटेशन को, राइट। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की तरफ। 16 है हमारा, वाई एक्वाटिक एनिमल आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन हॉट वाटर। अब यहाँ पे जो ए ऑप्शन है उसमें जो एनिमल्स हैं जो समुद्र के अंदर रहते हैं पानी में, वो ठंडे पानी में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं गर्म पानी के बजाय। क्योंकि ऐसा रीज़न इसलिए है क्योंकि जो सोलिबिलिटी है गैस की लिक्विड में वो डिक्रीज़ होती रहती है जैसे ही टेम्परेचर हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ने से गैस है वो डिजोल्व होना कम हो जाती है, तो इसलिए जो कोल्ड वाटर होता है वो हाई कंसंट्रेशन रखता है हमारे डिजोल्व ऑक्सीजन की कंपेयर टू वार्म वाटर, राइट। ओके, अब चलते हैं हमारे बी की तरफ। जो ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, अब से पूछा गया कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो हमारे हीलियम में क्यों कंटेन करता है। अब जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो कंटेन करता है हीलियम और ऑक्सीजन प्रिवेंट करने के लिए पेनफुल एंड डेंजरस कंडीशन। अब इसका रीज़न ये है कि इससे पहले ऑक्सीजन के साथ हम नाइट्रोजन लेके जाते थे। अब नाइट्रोजन से होता क्या था कि जैसे जैसे वो नीचे जाता जाएगा तो प्रेशर बढ़ता जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे बढ़ेगा, एक के बाद 2 3 ऐसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता जाएगा जितना वो डेप्थ में जाएगा। अब वो नाइट्रोजन क्या होती है, हमारी ब्लड और टिश्यू के साथ इतनी ज़्यादा सोल्यूबल हो जाती है कि हमारे बॉडी में सांस लेने प्रॉब्लम हो जाती है और बबल्स की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इससे हमारी डेथ का वो हो सकता है, ठीक है, डेथ हो सकती है। तो इसलिए इससे हमें प्रिवेंट करने के लिए हमने इस नाइट्रोजन को रिप्लेस कर दिया हमारी हीलियम के साथ। अब हीलियम क्या है, लेस सोल्यूबल है ब्लड और टिश्यू के साथ, और इसे डिफ्यूज़ आउट करना बॉडी के साथ बहुत ही ईजी हो जाता है और इससे बबल्स की फॉर्मेशन का जो रिस्क है वो भी रिड्यूस हो जाता है इसलिए, ठीक है। तो हमने हीलियम को यूज़ किया है। ओके, सी चलते हैं हम। द मिक्सचर ऑफ फिनोल एंड एनिलीन शो विच टाइप ऑफ एजियोट्रोप एंड वाई। यहाँ पे मैंने आंसर लिख रखा है कि ये जो दिखाते हैं फिनोल और एनिलीन, इसका जो मिक्सचर है वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप दिखाता है। और मैक्सिमम बॉइलिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पे मैक्सिमम बॉइलिंग का मतलब है कि विच मीन्स इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। फिनोल एंड एनिलीन है जो उनका जो मिक्सचर है उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो वो अपनी लिक्विड स्टेट को वेपर में जाने नहीं पाएंगे, और जाएंगे नहीं तो क्या होगा, नेगेटिव दिखाएगा रोल्स लॉज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो नॉन आइडियल केस में नेगेटिव दिखाएगा आपका। ओके, तो देन किसके मुकाबले, प्योर कंपोनेंट के। अब ऐसा क्यों हुआ, नेगेटिव क्यों दिखाएगा और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होगा, वो लिक्विड में क्यों रहेंगे। इसका रीज़न है कि जो हमारा फिनोल होता है OH और हमारा एनिलीन, ठीक है, ओके, NH2, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना वो फोन के केस में होती है। सिर्फ इसको याद रखना, F1 फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अगर ये मिल जाए आपको किसी कंपाउंड में और दूसरे कंपाउंड में आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से हाइड्रोजन कनेक्ट हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन इससे हाइड्रोजन कनेक्ट है, ठीक है, और दूसरे कंपाउंड दिखे आपको नाइट्रोजन, ठीक है, तो ये नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने से क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो ये अपनी लिक्विड स्टेट को छोड़ के जाएंगे नहीं वेपर स्टेट में, तो वेपर बनेंगे नहीं, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट आता है इस केस में, एनिलीन और फिनोल के केस में। यही मैंने लिख रखा है, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर्स बिटवीन हाइड्रोजन एटम ऑफ फिनोल हाइड्रोक्सिल ग्रुप का, ओके, और नाइट्रोजन एटम किसका है, एनिलीन का, अमीनो ग्रुप से, राइट। ओके, अब चलते हैं हमारे डी की तरफ।
डिफाइन एब्लोस्कोपिक कांस्टेंट। जो एब्लोस्कोपिक कांस्टेंट है ओके, ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में जो डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू मोलैलिटी होता है स्मॉल एम, ठीक है। जो डेल्टा टी बी है वो हमारा चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट है, और जो के बी है वो है एब्लोस्कोपिक कांस्टेंट, और जो स्मॉल एम है वो हमें बताता है मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन बताता है। अब यहाँ पे इसका नाम एब्लोस्कोपिक कांस्टेंट क्यों पड़ा, ठीक है। तो जो एबुली है उसका मतलब है बॉइल है, और स्कोप का मतलब है ऑब्जर्व करना, विच मीन्स टू मेजर द चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट अपॉन द एडिशन ऑफ ए सोलवेंट। जब आप किसी सोलवेंट में सोल्यूट ऐड करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसी को मेजर करना ही होता है हमारा एब्लोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने 17 क्वेश्चन को। What are the possible oxidation state and magnetic moment of the transition element with the following d electron configuration in the ground state of their atoms? आपको दे रखा है 3d3, 3d5, 3d8, 3d4, ठीक है। Also arrange them according to their increasing magnetic behavior। अब मैग्नेटिक बिहेवियर के अकॉर्डिंग भी इनको अरेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। जो 3d3 है ओके, डी में क्या होते हैं 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 और ये 5, तीनों को ऐसे लिखूंगा तो ओके 3 ओके। अब जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो डिपेंड करता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो डायपोल मोमेंट उसके हिसाब से लिखा जाएगा हमारा, डायपोल मोमेंट नहीं मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। तो वो लिखा जाएगा √n+2, ठीक है। n की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो जैसे मैं इसको सोल्व करूँगा तो आप हमेशा याद रखें जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो उसके नियर अबाउट ही वैल्यू आती है आपकी 3.87 बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। ओके, तो इसको सोल्व करने की भी नीड नहीं होती, ठीक है। बस 3 या उसके बाद अप्रोक्स वैल्यू कुछ भी लिख दो आप, बस 3 हमारी एक्यूरेट होनी चाहिए। तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ही आपका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा, ओके। तो इस केस में हमारे निकलेगी ओके। 3d5 के केस में क्या होगा, तो 5 ऑर्बिटल हैं ओके, तो 5 ऑर्बिटल 5 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, 1 2 3 4 5, तो देखने से पता चल रहा है कि 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो उसका जो डायपोल मोमेंट निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 5.92 प्रोक्स बोर मैग्नेटॉन, राइट। ओके, थर्ड 3d8 1 2 3 4 1 2 3 4 5, 5 ऑर्बिटल बन गए ओके। अब इलेक्ट्रॉन को फिल कर दो 1 2 3 4, पहले सिंगल उसके बाद पेयर, 5 हो गए 6 7 ये 8। अब उसके बाद कितने अनपेयर्ड बचे 2, तो 2 बचे हैं, तो नियर अबाउट वैल्यू कितनी आएगी 2.73 ओके बोर मैग्नेटॉन, राइट। ओके, लास्ट फोर्थ 3d4 1 2 3 4 5 1 2 3 4, ठीक है। तो इसे पता चल रहा है कि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना निकल के आएगा 4.90 बोर मैग्नेटॉन, राइट। ओके, आपको बोला है कि मैग्नेटिक जो बिहेवियर है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, सबसे ज़्यादा वैल्यू है सेकंड की 3d5 की, तो 3d5 की सबसे ज़्यादा, उससे कम किसकी है, उससे कम है 3d4 की, राइट। उससे कम किसकी है, उससे कम है 3d3 की, उससे कम है 3d8 की, राइट। तो इसके हिसाब से हमारा ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, जिसकी ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू है। अब रह गया हमें क्या पूछा गया था, ऑक्सीडेशन स्टेट भी बतानी, पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। ओके, पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट यहीं पे बता देता हूँ। जो 3d3 है उसकी जो पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या होगी +2 होगी और +3 होगी। +2 क्योंकि इनके पास 4s ऑर्बिटल भी तो है, 4s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो +2 तो होगी, ठीक है। 3 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 3 भी देना पसंद करेगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, ओके पार्टिसिपेट करेंगे, तो +2 और +3 हो गई 3d3 के लिए। 3d5 के लिए क्या होगी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ओके, और ये केस कौन सा है, अगर इसमें 4s के पास भी इलेक्ट्रॉन है 2, तो ये मैग्नीज वाला हो गया। मैग्नीज की मैंने बताई थी +2 से +7 तक दिखाता है, +3 भी +4 +5 6 7 ऐसे, तो मैक्सिमम +7 हो जाएगी इसकी, ओके। तो यहाँ पे 3d8 है, तो इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, तो ये +2 तो दिखाएगा मिनिमम, राइट। ओके, 3d4 है, अब 3d4 की देख लेते हैं, यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4, तो इसका मतलब ये +2 तो दिखाएगा, +3 भी +4, ठीक है, और टोटल 4 और 2 6 +6 तक ये मैक्सिमम पहुँचेगा। ऐसे ही ये कितने थे पिछले तीसरे का तो रह गया, ठीक है, +2 तक तो मिनिमम बताई थी। उसके बाद 4s में भी तो थे इसके 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ओवरऑल कितने दिखाएगा +2 +3 +4 तक दिखाएगा ये, ठीक है। ओके, तो इसके हिसाब से ये क्वेश्चन भी हमारा सोल्व होता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 17 का और वाला। तो फर्स्ट है हमारा नेम द एलिमेंट ऑफ 3D
ट्रांजिशन सीरीज विच शो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन स्टेट और वाई डज इट सो। जो 17 का फर्स्ट है इसमें बोल रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑक्सीजन स्टेट कौन दिखाता है। तो हमें पता है 3D सीरीज़ में मैग्नीज दिखाता है। उसका रीज़न क्या है, उसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या होती है 3d5 4s2। ठीक है, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन और ये 5, तो ओवरऑल मिनिमम +2 से +7 दिखाता है आपकी ऑक्सीजन स्टेट। ठीक है, ओके, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, वाई डज इट सो, तो ऐसा ये क्यों दिखा रहा है, क्योंकि आप ध्यान से देखो जो डी वाली, मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ इसकी 3d5 4s2 तो हो गया, ऑर्बिटल बनाते हैं 1 2 3 4 ये 5 और ये हमारा 4s वाला हो गया, ये 2। ओके, ये 2 तो होंगे ही पार्टिसिपेट बॉन्डिंग में। ओके, यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ईजिली ये पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में 3D वाली सीरीज़ के। तो ओवरऑल ये कितने दिखाएंगे +7 तक दिखाएंगे। ठीक है, ओके, अब चलते हैं हमारे सेकंड की तरफ। विच ट्रांजिशन मेटल ऑफ 3D सीरीज़ हैव पॉजिटिव स्टैंडर्ड EMF रिडक्शन वैल्यू M2+ से M वैल्यू एंड Y। ठीक है, इसका रीज़न लिख लो एक बार 17 का फर्स्ट वाले का कि ऐसा क्यों दिखा रहा है। इसका रीज़न आप लिख लो कि जो 3D हैं और 4s ऑर्बिटल हैं उन दोनों की एनर्जी बहुत ज़्यादा क्लोज है, जिसकी वजह से ये सातों के सातों इलेक्ट्रॉन हैं ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। राइट, ओके, अब इसका जो सेकंड पार्ट था 3D सीरीज़ के बारे में बताना था हमें। 3D सीरीज़ में हमारा हो जाएगा कॉपर हो जाएगा जो हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव देता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो सम है हमारा एक तो एंथैल्पी का, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ठीक है, और एक आयनाइजेशन एंथैल्पी का। ठीक है, इन दोनों का जो सम है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन और आयनाइजेशन एंथैल्पी का, ये जो सम है ये कंपनसेट नहीं कर पा रहा किसके द्वारा, हाइड्रेशन एंथैल्पी के द्वारा, जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है हमारी कॉपर की जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो हमारी क्या आ रही है पॉजिटिव आ रही है। दैट्स इट, और कुछ रीज़न नहीं इसका। ओके, अब चलते हैं हमारे थर्ड की तरफ। आउट ऑफ द क्रोमियम 3+ एंड मैग्नीज +3 विच इज़ द स्ट्रोंगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड वाई। अब सबसे पहले इसके लिए तो आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बनानी पड़ेगी। तो जो Mn3+ है उसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी 3d4 बनेगी। ओके, और जो क्रोमियम 3+ है उसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी क्रोम 2 से 3+, इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो जो हम सॉल्व कर रहे हैं थर्ड, उसमें बताना है हमें स्ट्रोंगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा। मैग्नीज की जो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है 3d5 4s2। जैसे Mn3+ करूँगा तो 3d4 बनेगा। राइट, अब मैं इसका ये ऑर्बिटल बना देता हूँ 1 2 3 4, ये 5 1 2 3 4। ठीक है, 4 हो गए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, अब जो क्रोमियम की ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 3d5 4s1 होती है। जैसे क्रोमियम 3+ बनेगा 3d3 बनेगी। इसकी बना देता हूँ 1 2 3 4 5 1 2 3। ठीक है, ओके, अब स्टैंडर्ड क्या पूछा है स्ट्रोंगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है जो सामने वाले का ऑक्सीडेशन करे खुद का रिडक्शन करे। राइट, अब जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा वही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। ओके, अब ध्यान से देखो 3d4 में एक ऑर्बिटल खाली है ना, यहाँ पे 2 ऑर्बिटल खाली है, तो यहाँ पे इसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेना इजी पड़ेगा रेदर देन इसके 2 इलेक्ट्रॉन लेने के। ठीक है, तो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ आपके हिसाब से -3+ हुआ ना Mn3+, बस, तो इसका रीज़न ये हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब चलते हैं हमारे फोर्थ की तरफ। नेम ए मेंबर ऑफ लैंथोनॉइड सीरीज विच इज़ वेल नोन टू एग्जिस्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर तो सिंपल सा हो गया डायरेक्टिव। जो फोर्थ है उसमें हो जाएगा आपका यूरोपियम हो जाएगा, जो सिंपल दिखाता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। जो यूरोपियम की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है जिनोन 4f7 6s2। ठीक है, जो ये 4f7 है, F में जो 7 इलेक्ट्रॉन है ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 6s में जो इलेक्ट्रॉन है 2, ये इलेक्ट्रॉन ये लूज़ करना पसंद करेगा रहता इस F वाले 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसलिए यूरोपियम की +2 ज़्यादा फेमस है। ओके, अब चलते हैं हमारे फिफ्थ की तरफ। अब कंप्लीट करनी है हमें फॉलोइंग इक्वेशन जो हमें दे रखी है। अब इसे कंप्लीट कर लेते हैं। MnO4- 8 हाइड्रोजन 8H+ और 5 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या दिखाएगा रिडक्शन दिखाएगा। ओके, अब बात ये आती है कि ये जो
मैग्नेट दे रखा है आपका, इसमें जो रिडक्शन हो रहा है तो ये एसिडिक मीडियम में हो रहा है, और जब एसिडिक मीडियम में होगा तब क्या होगा, तो यहाँ पे 8 हाइड्रोजन H+ फॉर्म में है, तो इसका मतलब जो रिडक्शन हो रहा है तो इसमें अगर ये H+ है तो इसका मतलब एसिडिक मीडियम। ओके, तो जो मैग्नेट है वो 3 कंडीशन भी दिखाता है। पहली कंडीशन एसिडिक वाली होगी, दूसरी आपकी न्यूट्रल वाली हो जाएगी, एक आपकी हो जाएगी बेसिक वाली। ठीक है, ओके। जो मैग्नेट है अगर आपकी एसिडिक कंडीशन दे रखी हो, एसिडिक मीडियम दे रखा हो, तो उस टाइम पे जो रिडक्शन होगा तो उस केस में जो मैग्नेट है वो आपका Mn+2 में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। ओके, 4 वाटर के मॉलिक्यूल, यही आपसे पूछा था, बट आपसे एक्स्ट्रा और पूछ भी लिया जाए कि न्यूट्रल मीडियम में क्या होगा, तो न्यूट्रल मीडियम बोले या स्लाइटली बेसिक बोले, स्लाइटली, तो वो रिड्यूस होगा MnO2 में, राइट। अगर आपका प्रॉपर प्योर बेसिक में पूछा जाए तो आपका वो कन्वर्ट हो जाएगा पर मैग्नेट में MnO4 2- में, राइट। ओके, अब स्टार्ट कर लेते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स जो पेंडिंग थे 16 के। हाँ, जो और में न्यूमेरिकल्स थे वो देख लेते एक बार, ए और बी जो हमारे न्यूमेरिकल बचे हुए हैं। तो हमसे क्या निकालना है, फाइंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन का निकालना है। क्या निकालना है, TF निकालना है आपको सॉल्यूशन का, ठीक है। ओके, आपको क्या दे रखा है, 0.520 ग्राम ऑफ ग्लूकोज दे रखा है, ठीक है। डिजोल्व किया गया है 80.2 ग्राम ऑफ वाटर में। KF की वैल्यू वाटर की आपको गिवन है 1.86, ठीक है, कैलोरी पर मोलैलिटी, ठीक है। ओके, अब स्टार्ट कर लेते हैं। जो TF है वो आपको निकालना है और हम फार्मूला यूज़ करते हैं डेल्टा TF इक्वल्स टू K एबलोस, ये हमारा कांस्टेंट है जो K, ओके, ठीक है। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट की जो वाला कांस्टेंट है K इनटू मोलैलिटी, राइट। ओके, अब सबसे पहले हम क्या करें, डेल्टा TF तो निकालना ही है हमें, ऐसे तो निकलेगा नहीं हमारा TF सॉल्यूशन का, तो डेल्टा TF निकालना पड़ेगा। तो K की वैल्यू हमारी जो KF कांस्टेंट की वैल्यू वाटर की, उसकी वैल्यू कितनी है 1.86 केल्विन पर मोलैलिटी, राइट। ओके, अब सबसे पहले मोलैलिटी निकालनी है, तो मोलैलिटी का फार्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट क्या है हमारा ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है, राइट। ओके, इसका 1 to फैक्टर भी पता है, अगर आप 1 to फैक्टर लेना चाहें तो इसका 1 to फैक्टर 1 होता है, जिसका कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। ओके, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट बटे मास ऑफ, हमारा क्या हो जाएगा, मास ऑफ वाटर किलोग्राम में, राइट। ओके, तो इस हिसाब से हम मोलैलिटी निकालने से पहले हमें मोल्स निकालने पड़ेंगे, और मोल्स से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसका मोलिकुलर मास निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो C6H12O6 है जो, उसका मोलिकुलर मास आप निकाल लेंगे, उसका निकल के आएगा 180 अप्रोक्स, ठीक है, 0.18 ग्राम पर मोल निकल के आएगा, राइट। ओके, तो मैं अगर मोल्स निकालूँ तो मोल्स निकल के आएंगे, मास हमारा गिवन है 0.52 ग्राम और डिवाइड में हो जाएगा 180.18 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये ग्राम थे, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, तो मोल्स हमारे निकल के आ गए 0.02886, ये हमारे मोल्स निकल के आ गए। अब ये हमारे मोल्स निकल के आ गए तो हमें मोलैलिटी निकालनी है, तो मोलैलिटी में मोल्स हमने पुट कर दिए 0.00286, ये हमारे मोल्स थे, ठीक है। मास क्या था वाटर का किलोग्राम में दे रखा है हमें 80.2 ग्राम दे रखा है, इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी 0.0802 किलोग्राम कन्वर्ट आएगी, ठीक है। या आप ऐसे भी ले सकते हो, वैसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है, मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया। तो जैसे ही मैं इसको सोल्व करूँगा तो मेरी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, विच इज़ अप्रोक्स 0.03598, ठीक है। ये हमारी मोलैलिटी निकल के आ गई। अब मोलैलिटी भी निकल गई, सब कुछ निकल गया, अब डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, तो जो डेल्टा TF है वो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आइटा KF इनटू M, ठीक है। मोलैलिटी वैल्यू पुट करो 1.86, ठीक है, इनटू 0.03598, राइट। ओके, तो ये सोल्व होकर हमारी वैल्यू कितनी आएगी 0.0669 हमारी अप्रोक्स निकल के आ गई ना। ओके, तो ये जैसे हमारी वैल्यू निकल के आई डेल्टा TF की, अब स्टार्ट होती है कहानी। जो डेल्टा TF है वो क्या होता है, जो डेल्टा TF होता है वो होता है फ्रीजिंग पॉइंट प्योर का माइनस फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का, ठीक है। हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन का मैं इस तरफ, इसको इस तरफ ले आऊँगा और डेल्टा TF को उस तरफ भेज दूँगा, ठीक है। तो जो TF होगा वो हमारा सॉल्यूशन का निकल के आएगा TF ऑफ प्योर का, और ये हमारा डेल्टा TF। जो प्योर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है वाटर का 0 माइनस, और जो डेल्टा TF की वैल्यू क्या ही है 0.0
669 डिग्री सेल्सियस, राइट। ओके, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 0.0669 डिग्री सेल्सियस हमारा ये आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन बी की तरफ। इस केस में देखो, सॉल्यूशन ऑफ ग्लिसरॉल का है वाटर में, ठीक है, प्रिपेयर्ड किया गया है कितने में, 500 ग्राम वाटर में। ओके, अब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, ये दे रखा है TB, ठीक है। जो TB है सॉल्यूशन का हमें गिवन है 100.420 डिग्री सेल्सियस। मास ऑफ ग्लिसरॉल का हमें क्या करना है, निकालना है कितने में सॉल्यूशन बनेगा। ओके, KB की वैल्यू दे रखी है वाटर वाली। ओके, आपको पता होना चाहिए कि जो डेल्टा TB होता है इस केस में वो क्या होता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है TB सॉल्यूशन का माइनस होता है आपकी बार बॉइलिंग पॉइंट प्योर का, राइट। सॉल्यूशन का हमें गिवन है तो फिर वही हो जाएगा, ठीक है। प्योर का हमें पता है 100। ओके, तो यहाँ से डेल्टा TB। ओके, तो अभी एक बार सोल्व कर लेते हैं हम। ओवरऑल जो डेल्टा TB होता है वो होता है आटा KBM, ये फार्मूला होता है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का। ओके, तो इस केस में हमें क्या निकालनी है, सबसे पहले मोलैलिटी निकालनी है, क्योंकि हमें तो मास निकालना है ना ग्लिसरॉल का, ठीक है। तो मास निकालने के लिए सबसे पहले मोलैलिटी निकालनी पड़ेगी, वहाँ से हम मोल्स से मास निकालेंगे फिर वो बाद में, ठीक है। तो मोलैलिटी निकालेंगे तो ये वैल्यू कैसे चेंज हो जाएगी, डेल्टा TB आटा इंटू KB। ओके, डेल्टा TB की वैल्यू कहाँ है, डेल्टा TB की वैल्यू हमने निकाली नहीं, तो यहाँ से हम निकालेंगे डेल्टा TB की वैल्यू। कितनी थी वैल्यू सॉल्यूशन की, 0.520 माइनस वही 100 पे बॉईल होता है, तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 0.420, राइट केल्विन। ओके, तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं डेल्टा TB की वैल्यू 0.420 केल्विन, ठीक है। ओके, आटे की वैल्यू वही, ये क्या है हमारा ग्लूकोज की तरह है ना, ग्लिसरॉल कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1। ओके, ना डिसोसिएट होता ना एसोसिएट, 1 इंटू KB की वैल्यू क्या गिवन है, यहाँ पे दे रखी है वाटर के लिए 0.512 केल्विन किलोग्राम पर मोल, राइट। और यहाँ पे केल्विन था, केल्विन से केल्विन कट। ओके, तो हमारी वैल्यू आ गई है 0.8203 मोल पर किलोग्राम, राइट। यूनिट का आपको ध्यान रखना है। ओके, अब मोलैलिटी निकल गई। अब मोलैलिटी क्या होती है, मोल्स सोल्यूट मास ऑफ वही वाटर का, ठीक है, किलोग्राम में। ओके, मोलैलिटी हमारे पास है, मास ऑफ वाटर का भी है, ग्राम में है, कितना है ये दे रखा 500 ग्राम। इसको जैसे मैं किलोग्राम में कन्वर्ट करूँगा 500 ग्राम को, तो किलोग्राम में कितना हो जाएगा 0.500, 1 किलोग्राम है 1000 ग्राम, ठीक है। ओके, मोलैलिटी हमने अभी निकाली 0.8203, ठीक है। तो मोल्स मेरे निकल के क्या आ जाएंगे, इसको मैं उस तरफ ले जाऊँगा ना तो मल्टीप्लाई में, तो मेरे मोल्स निकल के आएंगे 0.8203। मोलैलिटी को मल्टीप्लाई करना है मास ऑफ वाटर से 0.500 किलोग्राम, और ये था हमारा मोल पर किलोग्राम। इस किलोग्राम से ये किलोग्राम कट जाएगा तो मेरे यहाँ आ जाएगा मोल्स, विच इज़ 0.41015 मोल्स हमारे निकल के आ गए। अब हमें तो मास निकालना है। अब मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास बटे मोलिकुलर मास, ठीक है। अब ग्लिसरॉल का मास मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ, विच इज़ 92.9 ग्राम पर मोल, राइट। अब मोल्स हमने अभी निकाले, ठीक है, तो इसको भी वहाँ उस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी मास की, किसकी, ग्लिसरॉल की, जिससे हमने सॉल्यूशन बनाया है, ठीक है। ओके, तो 92.09 ग्राम पर मोल इंटू 0.41 जो हमने निकाले हैं मोल्स, ठीक है, 015 ये हमारे मोल्स थे। मोल से मोल कट जाएगा तो मास हमारा किस में आ जाएगा, ग्राम में ना। तो यूनिट्स का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है, अदरवाइज़ गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये सोल्व करने के बाद आएगी आपकी वैल्यू 37.77 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये हाफ ईयर वाला पेपर कंप्लीट डिटेल में सोल्व होता है, ठीक है। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।